आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। खबरें अब विस्तार से देख लेते हैं। प्रयागराज में गंगा यमुना नदियां विकराल रूप लेती जा रही हैं। संगम में गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। बीते 48 घंटे में गंगा और यमुना नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की गई। बाढ़ का पानी बढ़ने से गंगा और यमुना के किनारे बने स्नान घाट पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। दुकानदार और तीर्थ पुरोहित अपना सामान समेटकर सुरक्षित स्थानों की तरफ बढ़ गए हैं। सिंचाई विभाग के मुताबिक हरिद्वार, नरोरा और कानपुर बैराज से पानी छोड़ा गया है, जिसकी वजह से ही गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। गंगा जी बढ़ गई हैं, उसी को ऊपर ले जाना है, किनारे लगवाएंगे। और ये गंगा के जल स्तर बढ़ने से कितनी दिक्कतें होती है? अरे दिक्कत तो बहुत होती है, तो हर साल की है। बाकी दिक्कत क्या है, गंगा माई जब कृपा है और क्या है, गंगा जी का बढ़ना भी प्रशासन की तरफ से क्या प्रशासन की तरफ से पूरा सहयोग है। परिचय बता दीजिए अपना। हमारा नाम शैलेंद्र पाठक है। इधर पीलीभीत में मूसलाधार बारिश के चलते जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। जमनी कुंडा के पास नहर कट जाने से रामनगर से जराकोठी मार्ग तक आवागमन पूरी तरह से बंद हो चुका है। सड़क धंसने और नहर का किनारा टूटने से लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। बारिश की वजह से नहर का जलस्तर काफी बढ़ गया था। सोमवार देर रात तेज बहाव के कारण नहर का किनारा कट गया। मॉनसून की पहली बारिश में ही मेरठ नगर निगम की पोल खुल गई। नाले तो नाले, कमिश्नर कार्यालय पर भी जल जमाव है। लोगों को ई रिक्शा के माध्यम से कमिश्नर दफ्तर तक पहुंचना पड़ रहा है। बता दें आपको, बीते कई घंटे से रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जगह जगह शहर में जल भराव हो गया है। लोग कह रहे हैं कि नगर निगम ने अपना काम सही से किया नहीं, नालों की साफ सफाई नहीं की, जिसकी वजह से ही बारिश का पानी निकासी नहीं हो पा रहा है। कचहरी की तरफ जाने वाली सड़क पर खड़े हुए हैं और अपने दाहिने तरफ की तस्वीरें भी दिखाइए कि किस तरह से दूर दूर तक जहाँ तक निगाह जा रही है, नाला ये लबालब है। और जब बारिश हो रही थी तो नाले का ये पानी सड़कों पर आता है। सड़क कहाँ है, नाला कहाँ है, अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाता है। आप देखिए, ये सड़क है और ये बगल में नाला है। नाला कैसे उफनाता हुआ बह रहा है, ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। कितनी गंदगी है और इसी हाल में लोग यहाँ से गुजरने को मजबूर हैं, बदबू में गुजरने को मजबूर हैं। कमिश्नर ऑफिस का कार्यालय है और कमिश्नर ऑफिस के कार्यालय के बाहर यहाँ पर जल जमाव की कैसी स्थिति है, कैसे लोग आ रहे हैं, ये आप इन तस्वीरों में देखिए। निश्चित तौर पर जल जमाव की हालत शहर में बहुत ज़्यादा खराब है। और इस तरफ का पूरा इलाका देखिए कमिश्नर ऑफिस के अंदर का नज़ारा है और चहुओं ओर पानी ही पानी भरा हुआ है, मानो तालाब बन गया हो। सूबे में लगातार हो रही बारिश से हाल बेहाल है। दो जगहों की तस्वीरें आपको दिखाते हैं जहां पर लोग परेशान हैं। हरदोई और प्रयागराज की ये तस्वीरें हैं। हरदोई में बेलग्राम में 2 घंटे की बारिश के बाद ही स्थिति बहुत बेहाल हो गई। सड़कों पर पानी भर गया, कई गाड़ियां डूब गई, दुकानों में भी पानी भर गया, बिजली व्यवस्था भी चरमरा गई, लोग परेशान हैं। वहीं प्रयागराज के आसपास के जिलों और पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश की वजह से यहां गंगा और यमुना का स्तर बढ़ गया है। हालांकि अभी भी ये खतरे के निशान से नीचे है, लेकिन पानी भर जाने की वजह से आसपास के लोग डरे हुए हैं। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों में दहशत है, उनकी परेशानी बढ़ गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है। राष्ट्रपति आज यहां पर महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष यूनिवर्सिटी का लोकार्पण करेंगी और इसी के साथ ही राष्ट्रपति यूनिवर्सिटी परिसर में अकादमिक भवन, ऑडिटोरियम, पंचकर्म केंद्र का लोकार्पण और गर्ल्स हॉस्टल का शिलान्यास करेंगी। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। विश्व की सबसे बड़ी आयुष यूनिवर्सिटी, जिसका आज उद्घाटन होना है। 28 अगस्त 2021 को शिलान्यास हुआ था। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उद्घाटन करेंगे। पूर्व राष्ट्रपति ने शिलान्यास किया था और आज उद्घाटन होना है यूनिवर्सिटी का। गोरखपुर से हमारे सहयोगी रामगोपाल द्विवेदी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधे रामगोपाल का रुख कर लेते हैं। रामगोपाल, तैयारियां दिखाइए। बड़ा दिन है, बड़ा मौका है। आयुष विश्वविद्यालय, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय आयुष के मामले में, उसका उद्घाटन हो रहा है आज।
बिल्कुल, आज का दिन कई मामले में खास है और खास करके इस आयुष विश्वविद्यालय को लेकर सबसे खास बात यह है कि ये पहला ऐसा विश्वविद्यालय है जिसका शिलान्यास भी तात्कालिक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने किया था और इसका उद्घाटन मौजूदा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी करने जा रही हैं। अब से कुछ देर बाद करीब 11:30 बजे इसका लोकार्पण कर देंगी। आप इस देखिए, आप इस भव्य और दिव्य जो आयुष विश्वविद्यालय बना हुआ है इसको देखिए कि ये जो है कितना गेम चेंजर होगा। उत्तर भारत का सबसे बड़ा आयुष विश्वविद्यालय होगा। यहाँ पे आयुष की पढ़ाई के साथ साथ औषधीय पौधों पे रिसर्च होगा और साथ ही यहाँ पे जो कॉटेज बनाए गए हैं, अभी तक प्राकृतिक चिकित्सा के लिए जो लोग केरला और दक्षिण के राज्यों का रुख करते थे, अब वो दक्षिण के राज्यों का रुख नहीं करेंगे क्योंकि अब गोरखपुर उनके लिए एक बड़ा डेस्टिनेशन होगा। आयुष विश्वविद्यालय जिसका लोकार्पण आज राष्ट्रपति करने जा रही है, उसमें तो वो सारी सुविधाएं मौजूद हैं ही। साथ ही यहाँ पे दो और है, एक महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय का जो मेडिकल कॉलेज है उसमें आयुर्वेद की बड़ा सेंटर मौजूद है। इसी तरीके से एक प्राइवेट हॉस्पिटल आयुर्वेद का बड़ा सेंटर आरोग्य मंदिर यहाँ पे मौजूद है। तो आने वाले दिनों में गोरखपुर आरोग्य धाम के नाम से भी मशहूर होगा और उसी की न्यू आज मौजूदा राष्ट्रपति यहाँ पे रखने जा रही हैं, इसका लोकार्पण करने जा रही हैं। बिल्कुल, मेडिकल के क्षेत्र में ये एक बहुत बड़ा कदम साबित होने वाला है। आयुष विश्वविद्यालय जो कि दुनिया का सबसे बड़ा, और यहाँ पर रिसर्च हो सकेंगे, यानी कि बहुत सारी बीमारियों का इलाज जो कि आयुर्वेद में है वो और भी ज़्यादा अच्छा हो पाएगा। उसको लेकर और रिसर्च होंगे और दवाइयाँ आएंगी और बहुत सारी बीमारियों का इलाज कैसे किया जा सके इस पर काम होगा। ये अपने आप में बहुत बड़ा कदम है। जो महिलाएं वहाँ पर आती हुई दिख रही हैं उनसे भी बात कीजिए कि वो राष्ट्रपति को सुनने के लिए आई हैं, क्या सुनना चाहती हैं और उनके लिए आज का दिन अहम क्यों है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उन लोगों से भी बात कर रहा हूँ। लगातार राष्ट्रपति को सुनने आई है मैम को? जी जी जी। तो घर से कब निकल रहे? 9 बजे निकल गए थे घर से। उत्साह है? हाँ, उत्साह है। आ रही हैं हमारे गोरखपुर में, तो सबका उत्साह नहीं है। हाँ, इतना दूर से आ रही हैं यहाँ पर गोरखनाथ नगरी में। तो इससे फायदा होगा? इलाज हो रहा है? इलाज हो रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है। चल रहा है। तो अब तो बड़े स्तर पे इलाज शुरू होगा? हाँ, बहुत स्तर। मैडम को सुनने के लिए आई हैं? हाँ, सुनने के लिए उत्साहित हैं? हाँ, उत्साहित हैं। राष्ट्रपति मैम को देखने का आई हैं? स्वागत के लिए आई हैं। तो यह महिलाएं हैं जो स्वागत के लिए आई हैं और यहाँ की तस्वीर इसलिए बदलेगी, ये महिलाएं इसलिए भी खुश हैं क्योंकि आसपास के जो गांव हैं, आसपास के जो इलाके हैं, वहाँ के लोगों को ये आयुष विश्वविद्यालय, वहाँ के किसानों को औषधीय पौधे की खेती करने के बाद जी, तो इस तरह से भी फायदा होगा स्थानीय लोगों को जब औषधीय पौधों की खेती करेंगे। आसपास की ज़मीनों पर ही वो पौधे उगाए जाएंगे जिन पर रिसर्च होगा, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर इस तरह से भी रोज़गार इन लोगों को मिलेगा और इनकी ज़मीन पर जब खेती होगी तो उसके बदले भी मुआवजा दिया जाएगा। तो इस वजह से ये खुश हैं। दूसरी तरफ ये अपने आप में बहुत बड़ा कदम है। यूनानी पद्धति, आयुष जो आयुर्वेद है और इन पद्धतियों से चिकित्सा के क्षेत्र में ये बहुत बड़ा कदम साबित होने वाला है। 52 एकड़ में फैली है यूनिवर्सिटी जहां पर अलग अलग डिग्री धारक निकलेंगे, चिकित्सक निकलेंगे जो कि आयुर्वेद से जुड़े होंगे, यूनानी पद्धति से जुड़े होंगे और साथ ही साथ यहाँ पर रिसर्च भी हो सकेगी। आगे भी आपको लिए चलेंगे, इस कार्यक्रम से जुड़ी जानकारी आप तक पहुँचाएंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद राम गोपाल आपका इस वक्त पूरी बातचीत के लिए, पूरी जानकारी देने के लिए। इधर अखिलेश यादव ने कुछ कथावाचकों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वे कथा के लिए मोटी रकम वसूलते हैं, वो भी अंडर द टेबल। खास तौर पर अखिलेश यादव ने बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री का नाम लिया और सनसनी मचा दी। कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री। क्या कथावाचने की पता कितनी कीमत होगी उनकी? फ्री थोड़ा नहीं। सुना आपने, ये सपा प्रमुख अखिलेश यादव जी का बयान है, जिन्होंने कई कथावाचकों पर गंभीर आरोप लगाते हुए सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं।
कथावाचकों पर सरेआम पैसे लेने के आरोप लगाए हैं। सपा प्रमुख के इस बयान ने हलचल मचा दी है। राजनीति में सियासत तो होते ही रहते हैं, साथ ही कथावाचकों में भी खलबली मच गई है। अखिलेश यादव ने सीधा निशाना लेते हुए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर कथा करने के 50 लाख रुपए लेने का आरोप लगा दिया है और कहा कि किसी की हैसियत है तो बता दीजिए, जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को कथा करने के लिए अपने घर पर बुला कर दिखाए। साथ ही बाबा बागेश्वर पर अंडर टेबल पैसे लेने के भी आरोप लगाए हैं। कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री क्या? कथा बाजने की पता कितनी कीमत होगी उनकी, फ्री थोड़े नहीं। अखिलेश यादव के इस बयान के बाद हलचल होना तो लाजमी है। बीजेपी ने अखिलेश यादव पर पलटवार किया और कहा कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बहाना है, सनातनियों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री तो बहाना है, मकसद सनातन की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है, मजहबी तुष्टीकरण के भरोसे गोलबंद कराना है। अखिलेश यादव जी जानबूझ करके धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बहाने देश के तमाम साधु संत कथावाचकों का अपमान करने की चेष्टा कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इनके इस अपमान से एक मजहबी गोलबंदी होती है, मजहबी तुष्टीकरण होता है, और इसीलिए जानबूझ करके उनकी पार्टी के नेता कभी धर्म ग्रंथों को लेकर टिप्पणियां करते हैं, कभी साधु संतों को लेकर टिप्पणियां करते हैं, कभी भगवा पर टिप्पणियां करते हैं और कभी कथावाचकों को लेकर के, जाति को लेकर के टिप्पणियां करने का काम करते हैं। अखिलेश यादव जी, आपकी ये कोशिश समाज को बांटने वाली है, विभाजनकारी है। इस कोशिश से समाज को केवल नुकसान पहुंचता है। अखिलेश यादव का ये बयान यूपी की सियासत में नया मोड़ ला सकता है। अखिलेश की यह रणनीति उनकी पीडीए रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है, जिसके जरिए वे बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड का जवाब देना चाहते हैं। लेकिन इस बयान से धार्मिक भावनाएं आहत होने का खतरा भी बढ़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान पर अब नया विवाद होता दिख रहा है। अखिलेश यादव के बयान पर संतों ने क्या कहा है, ये भी आपको सुनाते हैं। 50 लाख, बाप रे बाप, बहुत बड़ी बात है। लेकिन हमारी जानकारी में तो ऐसी कोई बात नहीं है। कितना रुपया कौन लेता है, लेता भी है कि नहीं लेता है, तो हम तो इस बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। अखिलेश यादव जी की जो जानकारी है। समाजवादी पार्टी के मुखिया पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी शुद्ध रूप से फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। जिस प्रकार से अभी तत्काल में इटावा को घटना को लेकर हिंदुओं को लड़ाने का उन्होंने कार्य किया है, घृणित कार्य। अपने तो यादव और पंडित को लड़ाकर यादवों को उकसाकर और दंगा कराने का प्रयास उन्होंने किया और खुद एक पंडित जी के घर जाकर और भंडारा छक रहे थे। अखिलेश यादव जी ने भागवत प्रवक्ताओं के बारे में जो टिप्पणी की है ये बहुत ही निंदनीय है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आपने कभी भागवत क्यों नहीं कराई? जो भी प्रवक्ता भागवत करते हैं, जजमान अपनी स्वेच्छा से उनको पैसा देते हैं। आपने तो, आपकी पार्टी ने राम भक्तों पर गोलियां चलाई। खबर कानपुर से, जहां घंटाघर चौराहे पर यातायात हेड कांस्टेबल और बाइक सवार के बीच विवाद हो गया और इसी बीच बाइक सवार ने ट्रैफिक हेड कांस्टेबल का उसकी गिरबां पकड़ ली। इस घटना का वीडियो सामने आया। शराब के नशे में धुत चालक ने पुलिसकर्मी से धक्का मुक्की भी की। इस घटना के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। सुल्तानपुर में नशे में धुत बाइक सवार 2 लोगों ने दारोगा पर हमला कर दिया। इन लोगों ने रात में सिविल ड्रेस में ड्यूटी से लौट रहे दारोगा को जमकर पीटा। घायल दारोगा का मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। ओवरब्रिज के नीचे 2 मोटरसाइकिल वाले आए दारू पी के और जो है मेरी गाड़ी के आगे गाड़ी खड़ा कर दिया और मैं अपनी वर्दी चेंज कर लिया था, प्राइवेट में था गाड़ी में, और मुझे निकाल के तरफ मारना शुरू कर दिया साहब। ये पैर से हमारे चपड़े में मार दिया, टूट गया, सारे सर दांत टूट गया, ये कट गया था।
नाक हमारी टूट गई, सब यहाँ तक गड्ढा है। बहुत मारा था, उसके बाद वो चले गए। दारोगा श्रीराम मिश्रा नगर कोतवाली में तैनात हैं। पूर्व में थानाध्यक्ष कूरेभार के तौर पर भी इन्होंने काम किया था। दारोगा का आरोप है कि आरोपियों ने जमकर पीटा। पिटाई के बाद वे खुद अस्पताल पहुंचे। नगर कोतवाली को जानकारी दी। कोतवाली देहात के सौरमऊ के पास की ये घटना है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में ग्राउंड रिपोर्टिंग करते वक्त न्यूज़ 18 की टीम बाल बाल बची है। उत्तराखंड में यमुनोत्री धाम यात्रा के हाईवे रूट पर ब्रह्मखाल इलाके में अचानक ही न्यूज़ 18 की गाड़ी के सामने पहाड़ के बड़े बड़े बोल्डर आ गिरे। ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। न्यूज़ 18 के कैमरे में रिकॉर्ड हुई है ये तस्वीरें, जहां पर बड़े बड़े बोल्डर पहाड़ी से गिर रहे हैं। जब हमारी टीम जा रही थी यहाँ, बाल बाल बची टीम। उत्तरकाशी में कुछ इस तरह के हालात बने हुए हैं। जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहा है। बड़े बड़े बोल्डर पहाड़ों से गिरकर सड़क तक आ रहे हैं। हम इस वक्त यमुनोत्री धाम की तरफ जाने वाले नेशनल हाईवे 34 पर हैं और आप देखेंगे यहाँ पर ठीक हमारी गाड़ी के सामने इतने भारी भरकम बोल्डर गिरे हैं, क्योंकि उस पहाड़ी से अभी भी लगातार जो पत्थरों का रिसाव है वो यहाँ पर हो रहा है। ऊपर तक देख सकते हैं और एकदम से हमारी गाड़ी के ठीक सामने इतने बड़े बड़े बोल्डर गिरे, क्योंकि हल्की सी वहाँ से ऊपर से पत्थर गिर रहे थे, जिसके बाद हमने सावधानी पूर्वक देखा। अभी भी देखेंगे लगातार जो पत्थर हैं वहाँ से कंक्रीट वाले पत्थर वो लगातार नीचे गिर रहे हैं और इतने बड़े बड़े भारी भरकम बोल्डर यहाँ पर आपको सड़क पर नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से अब रास्ता बंद हो चुका है। क्योंकि स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ पर ये जगह जो है प्रथम पड़ाव है और ब्रह्मखाल इसे यहाँ पर कहा जाता है, जो यमुनोत्री का पहला यहाँ पर रूट यहाँ से शुरू होता है। और इतने बड़े बड़े बोल्डर देखेंगे आप, और बोल्डर भी ऐसा क्योंकि ये जब आया था वहाँ से और हम देख रहे थे हमारी गाड़ी के ठीक पहले ही, हमने गाड़ी अगर नहीं रोकी होती तो शायद ये हमारी गाड़ी में ही टकराता, और इससे पहले ही हमने यहाँ पर रोका। और इतने बड़े बड़े भारी भरकम बोल्डर ऊपर से आ रहे हैं। अभी भी पत्थर देखिए रिस कर, ये देखिए ये पत्थर ऐसे उड़ते हुए आते हैं और उसके बाद ये नीचे गिरते हैं और उसके बाद भारी भरकम मलबा आ जाता है। और न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर हम आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं ब्रह्मखाल की, यमुनोत्री हाईवे की। यहाँ से यमुनोत्री को जाने वाला जो रूट है वो है, क्योंकि धाम जो चार धाम इस वक्त यात्रा चल रही है, चार धाम यात्रा में इस तरह के अलग अलग पड़ाव होते हैं। पहला पड़ाव इसे कहा जाता है और इतना भारी भरकम बोल्डर है जिसको देखकर मैं खुद हैरान हूं, क्योंकि मेरे सामने ये बोल्डर गिरा है और ये हमसे क्या मशीन से भी हिलने में काफ़ी मुश्किल पैदा करेगा। देखिए अभी भी ऊपर से कंक्रीट लगातार आ रही है, पत्थर यहाँ पर लगातार गिर रहे हैं ऊपर से। और ये देखिए इस तरह से मलबा जो है, इस तरह से यहाँ पर मलबा आता है। ये पत्थर पुजारी इधर को आइए, ये देखिए इस तरीके से ये पत्थर आ रहे हैं और आपको हम न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्योंकि लगातार जो बारिश हुई थी 2 दिन से वो बारिश तो रुकी है, आसमान में बादल है, लेकिन जो अब पहाड़ जब सूखता है तो उसके बाद धीरे धीरे वो नीचे गिरना शुरू होता है। और इतने बड़े बोल्डर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं और ये न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर इसकी वजह क्या है। हालांकि आज चारधाम रूट पर भी फ़र्क पड़ा है, क्योंकि मैं जिस वक्त यहाँ पर अपनी गाड़ी के साथ पहुँचा था, देखिए मैंने अपनी गाड़ी वहाँ पर पीछे लेकर रोकी है और उसके पीछे ट्रक है। अगर यहाँ पर ज़्यादा भीड़ होती तो ये हादसा हो सकता था, क्योंकि हमने सावधानीपूर्वक ऊपर से गिरते हुए पत्थरों को देखा और उसके बाद अपने गाड़ी को जब तक पीछे हटाते तो भारी भरकम यहाँ पर बोल्डर गिरे और अभी भी उस एरिया से काफ़ी कुछ जो पत्थरों का कंक्रीट है वो लगातार गिर रहा है। देखिए इस तरफ से भी गिरने लगा है। विपिन पुजारी, सावधानी पूर्वक हमें पीछे चलना चाहिए, क्योंकि ये पत्थर जो है अपनी गैपिंग यहाँ से हटा रहे हैं और धीरे धीरे जो पेड़ है वो पेड़ और उसके आसपास की जड़ जो है वहाँ से निकल रही है पत्थरों की यहाँ पर, जो क्योंकि ये लोगों का कहना है कि यहाँ पर लगातार रिसाव होते रहता है। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरें ब्रेक के बाद भी जारी हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।